वह सोच रहे थे कि वह सिर्फ एक साधारण बूढ़ा किसान है, इसलिए वे उसके खेत में घुस आए और उसके वफादार कुत्ते को मार डाला। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वे कमजोर समझ रहे थे वह पहले मरीन स्नाइपर था और अब फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। दूसरी तरफ मैक्सिको में मिगवेल नाम का एक छोटा लड़का अपनी माँ रोजा के साथ रहता है। दोपहर की गर्मी में रोजा अपने छोटे से घर में खाना बना रही होती है कि अचानक उसका फोन बजता है। कॉल उसके भाई कार्लोस की होती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह बताता है कि एक ताकतवर कार्टेल उसके पीछे पड़ा है क्योंकि उसने भारी भरकम रकम चुरा ली है। वह घबराहट में रोजा से कहता है कि उसने जो पैसे छिपाए थे उन्हें निकाल कर जितनी जल्दी हो सके मैक्सिको छोड़ दो क्योंकि अब समय बहुत कम है। कॉल कटने के कुछ ही पलों बाद कार्टेल कार्लोस को पकड़ लेता है। उसका बेरहम लीडर मोर्सियो उसका फोन जांचता है और हाल ही की कॉल में रोजा का नाम देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि रोजा कुछ जानती है। बिना किसी दया और सोच विचार के वे कार्लोस को वही मार देते हैं। उधर अमेरिका की तरफ एरिजोना में जिम नाम का एक रिटायर्ड नौसैनिक अपने सूखे वीरान खेत पर काम करता है। वह अमेरिका मैक्सिको के सीमा के पास रहता है और हमेशा अपनी जमीन पर नजर रखता है। जब भी उसे कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करता दिखता है वह तत्काल सीमा गश्ती सैनिकों को सूचना देता है। एक दिन वह अपने पशुओं को देख रहा होता है जब उसे कुछ लोग चोरी छिपे रेगिस्तान से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वह तुरंत रिपोर्ट करता है और जिज्ञासा में दूर से उनका पीछा भी करता है। थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि एक आदमी घायल पैर के साथ पीछे छूट गया है और बाकी लोग उसे छोड़कर भाग गए हैं। जिम चुपचाप रेडियो पर लोकेशन बताता है। वह कहता है यहाँ एक घायल आदमी मिला है, डॉक्टर भेजना बेहतर रहेगा और घर लौट आता है। अपने फार्म पर लौटने के बाद उसकी चिंताएं और बढ़ जाती है। बैंक का अधिकारी आता है और उसे बकाया रकम की याद दिलाता है। 6 महीनों से उसने कोई भुगतान नहीं किया था, इसलिए उसे चेतावनी मिलती है कि उसकी जमीन जल्द ही नीलाम कर दी जाएगी। पत्नी की लंबी बीमारी के बाद से जिम की बचत खत्म हो चुकी है और वह कर्जे में डूब चुका है। बैंक साफ कह देता है कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसका घर छीन जाएगा। जिम उनसे गुजारिश करता है कि उसे थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह दोबारा संभल सके। अंत में अधिकारी कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं वरना सब कुछ चला जाएगा। जिम कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए चीजें ठीक करने के लिए। फिर वह नौकरी खोजने के लिए निकलता है लेकिन रोजगार कार्यालय का अधिकारी बताता है कि यह काम उसकी उम्र के आदमी के लिए सही नहीं है। हालांकि वह वादा करता है कि अगले महीने किसी और काम के लिए कोशिश करेगा। जिम हार नहीं मानता और अपने पशु बेचने पहुंचता है उम्मीद में कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसे इतनी कम कीमत मिलती है कि वह कर्ज का छोटा सा हिस्सा भी नहीं चुका सकता। सब कुछ बेचकर भी उसका हाल वही रहता है। थका हारा जिम शाम को पास के बार में बैठ जाता है। सोचता है कि शायद 2 घूंट पीने से उसके दिमाग पर बड़ा भार थोड़ा हल्का होगा। बारटेंडर उसकी हालत देखकर उसकी सौतेली बेटी सारा को फोन करता है जो वाटर पेट्रोल में काम करती है। सारा वहाँ आती है, जिम के पास बैठती है और दोनों शांत सी बात करते हैं। अंत में जिम कबूल करता है कि वह कर्ज में दबा है और घर खोने वाला है। रात बढ़ती है। वह फिर से ड्रिंक मंगाने की कोशिश करता है लेकिन सारा उसे रोकती है और उसे सुरक्षित उसके फार्म पर छोड़ आती है। उधर रोजा और मिगबेल लगातार भाग रहे हैं। अगली सुबह वे सीमा के पास पहुंचते हैं। उन्हें ऊंची लोहे की बाड़ में एक छोटा सा छेद नजर आता है। वहीं से गुजर कर वे अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि कार्टेल उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल पास पहुंच चुका है। जिम पास ही खड़ा था जब उसने देखा कि वे दोनों खुले स्थान से गुजर रहे हैं। रोजा भयभीत और हताश थी। उसने जिम से विनती की कि वह उनकी रिपोर्ट न करे, मगर जिम सीमा गश्ती सैनिकों को बुलाने के लिए फोन करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में मोर्सियो के लोग वहां पहुंचते हैं और जोर देकर मांग करते हैं कि वे दोनों को तुरंत उसके हवाले कर दे। स्थिति भांपकर जिम ने तुरंत निर्णय लिया और उन्हें बचाने की कोशिश की। लगभग तुरंत ही गोलीबारी शुरू हो गई और जिम ने हमलावरों में से एक को गोली मार दी। वह रोजा और मिगबेल को अपने ट्रक में बिठाकर भाग निकलता है जबकि मोर्सियो और उसके आदमी रेगिस्तान में उनका पीछा करते हैं। पीछा करते समय मोर्सियो जिम के ट्रक पर चढ़ जाता है पर जिम उसे काबू पाकर नीचे गिरा देता है। जब मोर्सियो को पता चलता है कि जिस आदमी को जिम ने मारा वह उसका अपना भाई था तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। जब मामला चोरी हुए पैसे का नहीं बल्कि पर्सनल हो चुका है। मोर्सियो का अब लक्ष्य मिगवेल को ढूंढना और अपने भाई की मौत का बदला लेना है। भागते हुए जिम को पता चलता है कि रोजा घायल हुई है। वह बुरी तरह से जख्मी थी। उसकी सांसें अनियमित और आवाज कमजोर थी। अपनी आखिरी ताकत से उसने जिम को एक मुड़ा हुआ नोट और एक पोटली थमाई बताकर कि यह उसके रिश्तेदारों की चीज है। उसने जिम से विनती की कि मिगवेल को शिकागो भेज दे और चेतावनी दी कि अगर कार्टेल को लड़का मिल गया तो वह उसे मार डालेगा। कुछ ही क्षणों में रोजा की मृत्यु हो जाती है। बाद में पुलिस और पैरामेडिक्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सारा को अब हादसे की जानकारी मिल जाती है और वह जिम को बताती है कि मिगवेल को रात भर स्टेशन पर रखा जाएगा और अगले दिन उसे पालन पोषण केंद्र में
सौंप दिया जाएगा। अगली सुबह जिम सीमा बॉर्डर के पास अपने ट्रक में जागता है। उसका कुत्ता जैक्सन उसके बगल में पड़ा है। पास में वही गाड़ी खड़ी रहती है जिसका प्रयोग कार्टिल ने पिछले दिन किया था। अपने ट्रक में उसे रोजा द्वारा छोड़ा गया एक बैग मिलता है। वह उसे खोलता है और पाता है कि उसमें पैसा भरा हुआ है। खून से सने कपड़ों को देखकर रोजा की मरती हुई यादें ताजा हो जाती है। पैसा अब उसे किसी समस्या का आसान हल नहीं लगता। यह रोजा की आखिरी इच्छा और एक कर्तव्य बन चुका था जिसे वह पूरा करना चाहता था। अपनी आखिरी विनती को याद करते हुए वह इंजन चालू करता है और मिग बेल को ढूंढने के लिए वापस निकल पड़ता है। जिम जल्दी से सीमा चौकी पर पहुंचता है और एक अधिकारी उसे बताता है कि मिग बेल को मैक्सिको में उसके रिश्तेदारों को सौंपा जाना था, पर अधिकारी को कुछ गड़बड़ सी लगी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए जिम तुरंत बाहर खड़े कुछ लोगों को पहचान लेता है। शांत बने रहकर वह अधिकारी से कुछ मिनट मांगता है ताकि वह मिग बेल से अकेले में बात कर सके। अधिकारी सहमत हो जाता है और उसे अंदर जाने की अनुमति देता है। कमरे में पहुंचते ही जिम चुपके से मिग बेल को साइड के दरवाजे से बाहर निकाल देता है। बाहर पार्किंग में मोर्सियो देखता है कि जिम का ट्रक लड़के के साथ कहीं गायब हो गया है। अब उसने फैसला किया कि वह संयुक्त राज्य में जाकर उनका पता लगाएगा और दोनों को खत्म कर देगा। एरिजोना लौटकर जिम अपने फार्म पर कुछ समय रुकता है। वह कुछ कपड़े, हथियार और जो थोड़ी कैश बची थी इकट्ठा करता है और रवाना होने की तैयारी करता है। जब वह वापस अपनी कार के पास आता है तो पाता है कि मिग बेल वहाँ नहीं है। लड़का किसी और रास्ते से निकल चुका है। उसी समय मोर्सियो और उसके लोग अवैध रूप से सीमा पार करना शुरू करते हैं। सीमा अधिकारी उन्हें देखकर हिचकिचाते हैं, फिर जल्द ही पहचान लेते हैं कि ये लोग कार्टेल के समर्थक हैं। अपनी जान को खतरे में महसूस करते हुए अधिकारी उन्हें बिना किसी झगड़े के आगे जाने देता है, लेकिन जिम को मिगवेल खेत के पास ही मिल जाता है। वह उसे समझाता है कि अगर वे लोग उसे पकड़ लेंगे तो बिना दया के उसे मार डालेंगे। अब दोनों साथ साथ शिकागो की तरफ निकल पड़ते हैं। जिम ड्राइव करते समय मिगवेल से कहता है, तुम्हारी माँ ने जो कहा वही करो, मैं तुम्हें शिकागो में तुम्हारे परिवार के पास छोड़ दूंगा। लेकिन लड़का चुप रहता है। जिम सोचता है कि शायद मिगवेल उसे समझ नहीं पा रहा। उधर दूसरी तरफ अमेरिका में दाखिल होते ही मोर्सियो सीधे जिम के फार्म पर पहुंचता है। वह घर में घुसकर हर कमरे की तलाशी लेता है और उसे कई क्रेडिट कार्ड की रसीदें और एक पुराना मरीन कॉपर्सवेज मिलता है। इतना देखकर उसे सब समझ आ जाता है, जिम कोई साधारण किसान नहीं बल्कि ट्रेंड मरीन रहा है, यानी बहुत खतरनाक आदमी। मोर्सियो वेज उठा लेता है और अपने लोगों को घर जला देने का आदेश देता है। कुछ देर बाद पूरा फार्म आग में जलने लगता है। इस बीच जिम एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, टैंक भरवाता है और शिकागो का कागजी नक्शा लेता है। कार्टेल के लोग क्रेडिट कार्ड रसीदों के आधार पर अमेरिका में अपने नेटवर्क को अलर्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जिम सारा को फोन करता है। वह बताती है कि कार्टेल ने उसका फार्म जला दिया है। जिम गुस्से में कार में बैठा खुद से बातें करने लगता है। तभी मिगवेल अचानक साफ अंग्रेजी में जवाब देता है। जिम हैरान रह जाता है कि लड़का उसे शुरू से समझ रहा था। मिगवेल कहता है कि वह यहाँ रहना नहीं चाहता और जिम कहता है वह उसके भले के लिए सही कर रहा है। हम शिकागो जा रहे हैं, तुम्हारे परिवार के पास। मिगवेल चिढ़कर कहता है, मुझे तो तुम्हारे बेवकूफ देश में रहना ही नहीं। उधर पेट्रोल पंप पर हुए क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से जिम की लोकेशन फौरन ट्रेस हो जाती है। मोर्सियो कुछ ही मिनट में अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है। वह अंदर जाकर कैशियर से पूछता है कि जिम कहां गया। जब वह कुछ बताने से मना कर देती है तो वह बिना हिचक बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है और निकल जाता है। सिक्योरिटी फुटेज देखकर उसे पता चलता है कि जिम पूर्व दिशा में जा रहा है। आगे सड़क पर जिम का ट्रक खराब हो जाता है और वह उसे पास के एक गैराज में ले जाता है। मैकेनिक बताता है कि आज दुकान बंद है। कोई और जगह न होने पर जिम मिगवेल को पास के एक छोटे डाइनर में ले जाता है। यहीं पहली बार दोनों खुलकर बातें करते हैं। वे ठीक तरह से अपना परिचय देते हैं। जिम पूछता है कि कार्टेल वाले उसके पीछे क्यों पड़े हैं। मिगवेल बताता है कि उसके चाचा कार्टेल के साथ बड़ी मुसीबत में थे और अब उनकी वजह से उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। जब जिम उसके पिता के बारे में पूछता है तो मिगवेल चुपचाप कहता है कि वे उसके जन्म से पहले ही मर गए थे। रात में दोनों ट्रक में ही सो जाते हैं। सुबह जिम उठता है तो देखता है कि मिगवेल और जैक्सन गायब है। वह घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिगवेल वापस आ जाता है कुछ किराने का सामान लेकर। जिम को राहत मिलती है। फिर वह ट्रक की मरम्मत कराता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। वे नक्शा देखते हुए ड्राइव करते हैं। इसी बीच जिम की कार मरम्मत भुगतान से फिर उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और मोर्सियो अपनी टीम के साथ उसी दिशा में निकल जाता है। यात्रा के दौरान जिम और मिगवेल की नजदीकियां बढ़ती है। जिम उसे अपने बचपन की शिकागो वाली यात्रा के किस्से सुनाता है। माहौल शांत और अच्छा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस कार सायरन बजाती हुई आती है। पुलिस उन्हें रुकने का संकेत देती है। अधिकारी पास आता है और जिम से लाइसेंस मांगता है। जिम शांत रहते हुए बताता है कि उसके पास कानूनी लाइसेंस वाली बंदूक है और वह कागज दिखा सकता है। हालांकि अधिकारी को शक हो जाता है। वह जिम की बंदूक अपने पास रख लेता है और कहता है उसे गाड़ी में बैठे लड़के से भी पूछताछ करनी है। जिम असहज महसूस करता है, लेकिन सहयोग दिखाता है
और चुपचाप अधिकारी के पीछे पीछे कार तक चला जाता है। जिम पीछे बैठते ही नोटिस करता है कि अधिकारी अपनी फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा होता है, जैसे किसी को जानकारी दे रहा हो और कोशिश कर रहा हो कि जिम कुछ न सुने। अब जिम को साफ समझ आ जाता है यह कोई साधारण ट्रैफिक चेक नहीं है। उसे यकीन हो जाता है यह आदमी समय बर्बाद कर रहा है और शायद कार्टेल से मिला हुआ है। जिम उससे पूछता है तुझे अपना बेच बेचने के लिए कितने पैसे मिले। अधिकारी तुरंत बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जैक्सन उसकी तरफ झपट पड़ता है। जिम भी कूद कर उसे काबू में ले लेता है और बिना हिचक उस अधिकारी को बेहोश कर देता है। फिर वह भागते हुए वापस ट्रक तक पहुंचता है और मिगबेल को लेकर कार्टेल के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद मोर्सियो और उसके लोग वहां पहुंचते हैं। वे अधिकारी को आधा बेहोश पाते हैं। जब वे उससे पूछती हैं जिम कहां गया, वह जवाब देने की हालत में नहीं होता। गुस्से में मोर्सियो उसे भी गोली मार देता है। इलाके में तलाश करते हुए उसे जिम का रोड मैप मिलता है और वह उसे उठा लेता है। दूर पहाड़ी से जिम और मिगबेल यह सब होते हुए देख रहे होते हैं। मिगबेल घबरा कर कहता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और कहां जा रहे हैं। आगे जिम एक गन स्टोर पर रुकता है और नई बंदूक खरीदता है। वह सारा को फोन करता है और पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा था वह मोर्सियो का भाई था। सारा उससे कहती है कि लड़के को वापस ले आओ, लेकिन जिम मजबूरी में सिर्फ इतना कहता है कि वह उसे सुरक्षित छोड़ देगा। रात होते ही दोनों एक छोटे से स्थान में रुकते हैं। शाम को वे बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। मिगबेल कहता है शिकागो पहुंचकर सबसे पहले मैं हॉट डॉग खाऊंगा। रात गहरी होने पर जिम उठता है और जैक्सन को बाहर ताजी हवा खिलाने ले जाता है। बाहर निकलते ही उसे दिखता है कि कार्टेल के लोग पास ही घात लगाए बैठे हैं। जिम जल्दी से कमरे में लौटता है, मिगबेल को जगाता है और पुलिस को फर्जी डकैती की खबर देता है ताकि ध्यान बंट सके। फिर वह चुपचाप मिगबेल को खिड़की से निकालकर झाड़ियों में ले जाता है। थोड़ी देर बाद कार्टेल कमरे में घुसता है, लेकिन जिम नहीं मिलता। मोर्सियो गुस्से में चिल्लाता है तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। जिम मिगबेल से कहता है कि ट्रक में इंतजार करे, वह जैक्सन को लेने जा रहा है। लेकिन जब वह वापस आता है सब कस खत्म हो चुका है। जैक्सन हमेशा की तरह वफादार होकर मोर्सियो का सामना करते हुए भौंकता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। मोर्सियो बिना झिझक गोली चलाता है और जैक्सन वहीं गिर जाता है। रात में गोलियों की आवाज गूंजती है। सुबह जिम और मिगबेल कुत्ते को पास ही एक शांत जगह दफनाते हैं और पत्थर रखकर निशानी बनाते हैं। लेकिन वहां पड़े पैसे को देखकर मिगबेल गुस्से में जिम पर शक करता है तुम मुझे सिर्फ पैसे के लिए मदद कर रहे थे। जिम दुखी होकर इनकार करता है, लेकिन मिगबेल गुस्से में दूर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह पछताकर वापस आता है और दोनों सुलह कर लेते हैं। कुछ देर बाद वे एक छोटे चर्च में रुकते हैं। मिगबेल घुटनों पर बैठकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता है। जिम चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहता है। पादरी पूछता है क्या वह लड़का उसका पोता है। जिम धीरे से जवाब देता है नहीं, उसकी माँ मुझे जानती थी, उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर जिम सारा को कॉल करता है और सब बताता है। सारा फिर समझाती है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, उसे मिगबेल को अधिकारियों को सौंप देना चाहिए। लेकिन जिम मना कर देता है मैंने रोजा से वादा किया था चाहे जो हो जाए मैं उसे सुरक्षित रिश्तेदारों तक पहुंचाऊंगा। और दोनों फिर से शिकागो की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे जिम और मिगबेल शिकागो की करीब पहुंचते हैं, मोर्सियो और उसके लोग लगातार उनके बारे में सुराग ढूंढते रहते हैं। आखिरकार उन्हें जिम की कार में छोड़ा हुआ नक्शा मिल जाता है। नक्शे पर शिकागो के चारों ओर लाल गोला बना होता है जो साबित करता है कि जिम वहीं जा रहा है। मोर्सियो तुरंत शिकागो में मौजूद कार्टेल सदस्यों से संपर्क करता है और आदेश देता है कि जैसे ही जिम और लड़का पहुंचे उन्हें खत्म कर दिया जाए। कुछ समय बाद जिम्मी को दूर जंगल में अपनी राइफल के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखता है। जिज्ञासा से वह भी शामिल हो जाता है और जिम उसे सही तरीके से निशाना लगाना, गोली चलाना और हथियार को खोलकर वापस जोड़ना सिखाता है। मिगबेल कहता है बड़ा होकर वह उन सभी को मार डालेगा जिन्होंने उसके परिवार को मारा। जिम गंभीर नजर से उसे देखता है और कहता है किसी की जान लेना कोई गर्व की बात नहीं। तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी इसलिए दी ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको। उसे बदले में मत बदलो, उसे सम्मान दो। रात को दोनों एक पुराने पुल के नीचे रुकते हैं। खुद को गर्म रखने के लिए वे आग जलाते हैं और कार्टेल के पैसों के बंडल उसमें फेंक देते हैं। उनके लिए अब पैसा मायने नहीं रखता, जिंदगी और आजादी मायने रखती है। असली सुबह वे शिकागो के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। रास्ते में जिम देखता है कि ओवरपास पर दो संदिग्ध लोग उनकी गाड़ी को देख रहे हैं। वह तुरंत खतरे को समझ जाता है और कच्चे रास्तों की ओर गाड़ी मोड़ देता है, मगर कार्टेल की गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। कुछ देर बाद एक गाड़ी करीब आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिम ट्रक को मोड़ देता है। वह गाड़ी पेड़ों से भिड़कर पलट जाती है। ट्रक का रेडिएटर खराब होने लगता है, लेकिन जिम गाड़ी को एक खुली वीरान जगह तक ले जाता है और वहां रोक देता है। अपने सैन्य अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वह राइफल थामता है और सांस स्थिर रख करता है और फायर करता है। गोली सीधा उस कार के ड्राइवर को लगती है जिसमें मोर्सियो बैठा था। कार बेकाबू होकर क्रैश हो जाती है। 3 लोग उससे बाहर निकलते हैं। मोर्सियो और
उसके दो आदमी। उनमें से एक जिम पर फायर करता है। जिम मिगवेल को पकड़कर एक पुराने बंद पड़े फार्म हाउस की ओर भागता है। वे एक धूल भरे पुराने शेड के अंदर छिपते हैं। जिम टूटी हुई खिड़की के पास स्थिति लेता है और मिगवेल से कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसी कांच से निकलकर भाग जाना। कार्टेल का एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता है। जिम निशाना लगाता है और गोली चलाकर उसे गिरा देता है। अब दो दुश्मन बचे हैं। जिम मिगवेल को अंदर रहने को कहता है और ध्यान भटकाने के लिए हवा में गोली दागता है। जैसे ही दुश्मन बाहर आता है, जिम चुपचाप उसकी तरफ बढ़ता है और मौका मिलते ही उसे मार गिराता है। अब सिर्फ मोर्सियो बचता है। कुछ लम्हों बाद मोर्सियो शेड में घुसता है और मिगवेल को पकड़कर उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है। वह गुस्से में जिम को हथियार फेंकने का आदेश देता है। जिम धीरे धीरे बंदूक नीचे रखता है। मोर्सियो चाल चलता है। वह बंदूक मिगवेल के हाथ में थमाकर कहता है, ट्रिगर दबाओ, आज तुम भी सैनिक बनो और अपना पहला आदमी मारो। लेकिन मिगवेल को वह सीख याद है जो जिम ने दी थी। वह चुपचाप हथियार की मैगनीज खाली कर चुका होता है। वह ट्रिगर दबाता है। हथियार सिर्फ क्लिक करता है। यह देखकर मोर्सियो चौंक जाता है और उसे वापस लोड करने की कोशिश करता है। उसी क्षण जिम झपटता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जमीन पर गिरकर एक दूसरे को मारते हैं। लड़ाई के दौरान मिगवेल बंदूक उठा लेता है और मोर्सियो पर तान देता है। मोर्सियो विनती नहीं करता। वह मुस्कुराकर लड़के को उकसाता है कि वह गोली चलाए। जिम मिगवेल की आंखों में दर्द और गुस्सा देखता है और उसे समझाता है, यह मत करो, यह बोझ मत उठाओ। वह धीरे से मिगवेल के हाथ से बंदूक लेता है और एक गोली चलाता है। गोली मोर्सियो के पेट में लगती है। अब जैसे ही जिम हथियार उठाकर तैयार होता है, खून से लथपथ मोर्सियो अपनी जेब से एक चीज निकालता है। वह 9 सेला वाला वेज जिसे वह जिम के घर से चुरा कर लाया था। जिम उसे वापस ले लेता है और कहता है, अब फैसला करो या सामना करो। मोर्सियो बाकी हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाता है और आत्महत्या कर लेता है। गोली की गूंज पूरा इलाका भर देती है। खतरा कम हो चुका होता है। जिम और मिगवेल फिर से रास्ते पर निकलते हैं। वे रोजा द्वारा छोड़े गए पते पर पहुंचते हैं। मिगवेल दरवाजा खटखटाता है। उसकी चाची और दादी दरवाजा खोलती है। इससे पहले कि मिगवेल उसे अलविदा कहे, जिम चुपचाप मुड़कर चल देता है। वह बस स्टॉप पहुंचता है। घायल शरीर को संभालते हुए बस में चढ़ता है और खिड़की के पास बैठता है। वह लंबी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वादा पूरा हो चुका था और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।